बीबीसी इंडिया बोल, तारीख 12 जून, दिन शनिवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। कभी प्रधानमंत्री मोदी के सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज होने की अटकलें, तो कभी नेतृत्व परिवर्तन के कयास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली का रुख किया और प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकातें की। मुख्यमंत्री की दिल्ली दरबार में हाजिरी से लेकर दूसरी पार्टी के नेताओं से मुलाकातें, क्या है इसकी वजह? आज इंडिया बोल में चर्चा इसी पर कि 2017 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने वाली बीजेपी क्या विधानसभा चुनावों को लेकर नर्वस है? रखें अपनी राय। मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1800-102-7001 पर। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का कार्यक्रम इंडिया बोल और आपको बता दें कि आज ये कार्यक्रम लाइव है, रिकॉर्डेड नहीं। स्वागत, अभिनंदन फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे समस्त श्रोताओं का। तो पहले मुख्य समाचार। जीएसटी काउंसिल की 44वीं बैठक में वैक्सीन पर 5% जीएसटी जारी रखने का फैसला किया गया है। इसके अलावा कोविड के इलाज और प्रबंधन में जरूरी उपकरणों पर भी टैक्स में कटौती की गई है। ये नई दरें सितंबर अंत तक लागू रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र वैक्सीन खरीद रहा है और लोगों को मुफ्त मुहैया कराएगा। टीकाकरण पर जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी काउंसिल ने विद्युत शवदाह गृह की जीएसटी घटाकर 5% कर दी है। एम्बुलेंस की घटाकर 12% कर दी है। रेमडेसिविर इंजेक्शन पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी है। जीएसटी काउंसिल ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर जीएसटी 12% से कम करके 5% कर दी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और पल्स ऑक्सीमीटर पर भी जीएसटी दरें 15 से 5% कर दी गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 शिखर सम्मेलन के दौरान पश्चिमी देशों से चीन के खिलाफ एकजुट होने की अपील करेंगे। ये जानकारी उनके एक सहयोगी ने बीबीसी को दी। ब्रिटेन में बैठक के दौरान राष्ट्रपति बाइडेन विकासशील देशों में चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की प्रतिस्पर्धा में नया गठबंधन बनाने का आह्वान कर सकते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देश चीन पर शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकार उल्लंघन और जबरन श्रम करवाने का आरोप लगाते रहे हैं। G7 देशों के नेता भविष्य में महामारी की रोकथाम के लिए योजना के प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर करेंगे। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों में शिरोमणि अकाली दल और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मैदान में उतरेंगे। 2022 में होने वाले चुनावों के मद्देनजर दोनों पार्टियों ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में औपचारिक तौर पर गठबंधन की घोषणा की। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा मौजूद थे। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि दोनों पार्टियां किसानों और मजदूरों के हकों की लड़ाई लड़ती रही हैं। द पुलित्जर प्राइज बोर्ड ने उस युवती को स्पेशल जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया है जिन्होंने एक गोरे पुलिस अफसर द्वारा काले अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का वीडियो बनाया था। पुलित्जर कमेटी ने कहा है कि वो 18 साल की डार्नेला फ्रेजियर को उनके साहस के लिए ये विशेष पुरस्कार दे रही है। उनकी इस वीडियो क्लिप ने न सिर्फ जॉर्ज फ्लॉयड को न्याय दिलवाया बल्कि पूरी अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। डार्नेला की इस वीडियो क्लिप की वजह से ही अमेरिकी अदालत में जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के मामले में पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक शॉविन को हत्या का दोषी करार दिया गया था। द पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश के विभाजन की किसी तरह की कोई योजना नहीं है। मनोज सिन्हा ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा, इस तरह की अफवाहें उन लोगों द्वारा फैलाई जा रही हैं जिनके अपने निजी स्वार्थ हैं। 2 साल पहले भारत सरकार ने इस सूबे को 2 हिस्सों में बांट दिया था और इसका दर्जा पूर्ण राज्य से घटाकर केंद्र शासित प्रदेश का कर दिया था। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप। अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल। बीबीसी इंडिया बोल। नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी इंडिया बोल कार्यक्रम में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और विषय आप जान चुके हैं। टेलीफोन लाइनें खुली हैं आपके लिए।
नंबर आपके लिए फिर से एक बार दोहरा देता हूं, 1811-7000 और 1801-7001। आज का जो विषय है वो भारतीय जनता पार्टी क्या उत्तर प्रदेश को लेकर नर्वस है, आज इसी पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ एक मेहमान इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आप सब उनकी आवाज़ पहचानते हैं, आप सब उनको सालों तक सुन चुके हैं और फिर भी सुनते हैं। उनका नाम है रामदत्त त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश से हमारे पूर्व संवाददाता और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामदत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार रामदत्त जी। और सबको नमस्कार, श्रोताओं को भी। जी, श्रोताओं का नमस्कार। हमारा ये कार्यक्रम, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोताओं का कार्यक्रम है, तो इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, एक श्रोता की आवाज़ सुन लें। बिल्कुल बिल्कुल जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी, नमस्कार सर, मैं धीरज कुमार झा पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ सर। जी, पूर्णिया बिहार से आप कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, अपनी बात रखें आप। जी सर, आपके विषय में मेरा मत है कि सर, या विपक्षियों द्वारा जो है बीजेपी को कमजोर करने का भ्रमजाल फैलाया जा रहा है। इससे पहले के सर विधानसभा चुनाव में भी दिखा गया कि सर बंगाल में जो दूसरे नंबर की पार्टी बनी बीजेपी, तो वहीं पर असम में भी जो है ये ऐतिहासिक रूप से दोबारा सत्ता में नहीं। तो कहीं न कहीं मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जो बीजेपी अभी कमजोर नहीं हुई, वह अभी भी अपने जो विपक्षियों को जो है कमी देने का मादा रखती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता की आवाज़, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं मनोज कुमार मेहता बोल रहा हूँ, त्रिवेणीगंज से। जी, मनोज जी, लगता है आज आपसे पहली बार बात हो रही है। जी 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 सर। वरना हम अपने श्रोताओं के नाम जानते हैं। सर 20 साल से सुन रहे हैं आपका कार्यक्रम, बचपने से सुन रहे हैं। अरे तो पहले काहे नहीं फोन लगाए? मतलब नहीं लगता है सर, आज मतलब समझिए कि हम एवरेस्ट फतह कर लिए हैं। क्या बात है, अपनी राय रखें। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, मेरा ये कहना है कि ये जो मतलब बच्चों के बारे में कार्यक्रम है ना सर। नहीं जी, आज हम बात कर रहे हैं कि बीजेपी को यूपी को देखकर क्या कितनी नर्वस है, क्या इस पे बात कर रहे हैं? जी सर, बीजेपी ये जो है वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वह बीजेपी के लिए गले का एक तरह से फांस बन चुका है। न ही निगलते बन रहा है, न ही उगलते बन रहा है। अच्छा, योगी जी को डायरेक्ट बीजेपी नहीं हटा सकती है, मेरा ये मानना। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अब अपने श्रोताओं के पास तो लौटूंगा। बहुत देर से मैं इंतज़ार करवा रहा हूँ रामदत्त त्रिपाठी जी का। रामदत्त जी, एक हमारे श्रोता हैं जुबैरी जी, ये आपका स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रामदत्त त्रिपाठी का विश्लेषण कमाल का होता है। तो भाई मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो आज का हमारा विषय है, क्या नर्वस है क्या? क्योंकि देखिए, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, गृह मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं, फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, और इससे पहले भी जो प्रकरण हुए हैं, विधानसभा चुनाव का नतीजा पश्चिम बंगाल का सबको मालूम है, क्या एक आपाधापी की स्थिति है? हाँ, नर्वसनेस तो दिखाई पड़ रही है, और वो नर्वसनेस ज्यादा दिखाई पड़ रही दो अभी हाल की घटनाओं से। पहली तो ये कि पंचायत चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट हारे हैं, उनको सफलता नहीं मिली, और ऐसी जगहों पर जैसे अयोध्या है, बनारस है और तमाम जगहों पर जो उनका गढ़ माना जाता है। वेस्टर्न यूपी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वहाँ बीजेपी को सफलता नहीं मिली। और देखिए, बीजेपी भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी स्थिति हुआ करती थी, लेकिन किसान आंदोलन के चलते अब बीजेपी वहां से बहुत चिंतित है कि वहाँ क्या होगा, और एक बड़ा चंक जो है वो कहा जा रहा है। और देखिए, एक चीज और भी हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में बता दें कि तो बीजेपी का बहुत बड़ा एडवांटेज होता था, या उनकी जो चुनाव की रणनीति रहती थी, हिंदू मुस्लिम का जो लड़ाई आपस की, तो वो इस किसान आंदोलन से खत्म हो गई है, वो खाई पट गई है वहाँ, और किसान आंदोलन में दोनों शामिल हैं, हिंदू मुस्लिम। दूसरे, ये जो कोरोना की दूसरी लहर रही है, इसका यूपी में जो सरकारी तंत्र है, मशीनरी है, वो ठीक से रिस्पांस नहीं कर पाया। वो जो जिस तरह से करना चाहिए था, आपने तमाम खबरें सुनी होगी कि गंगा में लाशें किसी हुई, सौद में जगह नहीं, मतलब इसका कुल मिला के बुरा इम्पैक्ट पड़ा नहीं। तो बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत हतोत्साहित है, उनको लगता है कि हम मदद नहीं कर पाए किसी की, तो वोट किस मुंह से मांगेंगे। जी
जी रामजी प्रसाद एक टिप्पणी कर रहे हैं कि रामदत्त जी की रिपोर्ट मैं युवा काल से सुनता ही रहा हूं और ये मेरे पसंदीदा रिपोर्टर हैं। जगदीश शर्मा की एक टिप्पणी है, केंद्र में बीजेपी सरकार मोदी अच्छा काम कर रही है और उसका लाभ उसे राज्यों में मिला, मगर राज्यों की सरकारें उस सफलता को पचा नहीं पा रही हैं। विजय पांडे टिप्पणी कर रहे हैं कि योगी जी को हटाया गया या छेड़ा गया तो बीजेपी साफ हो जाएगी। और इसके अलावा हमारे एक और शैलेंद्र सुमन जो हैं, शैलेंद्र सुमन, ये आपको नमस्कार कर रहे हैं। मैं एक श्रोता को जगह देना चाहता हूं, नाम बताएं, कहां से बोल रहे हैं आप? हेलो, नाम बताएं। अंकुर माहेश्वरी बोल रहा हूँ मैं। अंकुर, कहां से बोल रहे हैं आप? मैं बदायूं से बोल रहा हूँ। मेरे पास 2-3 बातें हैं मोहनलाल जी, प्लीज सुनिएगा, प्लीज। मैं चाहता हूँ कि और लोग भी सुने। जरा संक्षेप में बताइएगा, जरा संक्षेप में। संक्षेप में ही कहूंगा मैं। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ, 2014 में जब मोदी जी की सरकार ने पदार्पण किया तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे उम्मीद थी कि भ्रष्टाचार की 13वीं और सारे कर्मकांड हो जाएंगे अब। लेकिन आज 7 वर्षों के बाद ऐसा लगता है जो काम 2 रुपए में होता था आज वो 200 रुपए में। यही चीज महसूस कर रहा है बीजेपी का कार्यकर्ता। आज योगी जी मोदी जी से मिल रहे हैं, मोदी जी किससे मिलने जाएंगे जब लोकसभा का इलेक्शन आएगा? तो स्थिति बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा खराब है, क्योंकि जो हमारे राजनीति ने जो मोड़ लिया है, युवाओं ने राजनीति को जल्दी से पैसा कमाने का एक जरिया समझ लिया, जो कि एक गलत परपाटी जिसको नरेंद्र मोदी तोड़ सकते थे, जो कि एक क्रांति थे, जो कि फेल हो गए हैं, जो कि अब सालों तक नहीं होने वाली। मैं आपका कमेंट चाहूंगा इस बात पे। जी, मैं रामदत्त त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। आपने इन महेश्वरी जो हमारे श्रोता जी हैं, इनकी आवाज आपने सुनी, कमेंट करेंगे? हाँ, नहीं, कमेंट ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर व्यक्तिगत रूप से अभी कोई बड़ा आरोप तो नहीं लगा भ्रष्टाचार का, विपक्ष ने भी नहीं लगाया, लेकिन उनके ज्यादातर मंत्रियों पे आरोप है कि वो धुआंधार पैसा कमा रहे हैं। और योगी जी की सबसे बड़ी विफलता है कि वो अपने मंत्रियों पे लगाम नहीं लगा पाए या ब्यूरोक्रेसी पे लगाम नहीं लगा पाए। और सरकार के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वो अलग थलग अकेले काम करते हैं 2-3 अफसरों को लेके, तो वो सरकार पे उसका कोई कंट्रोल या इम्पैक्ट नहीं है। और ये बात सही है, लोग कह रहे हैं कि यूपी में अब रिश्वत की रेट्स बढ़ गई हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दरवेश आनंद कह रहे हैं कि रामदत्त जी का व्यक्तित्व काफ़ी बेहतर है, 4 दशक से बीबीसी सुनते आ रहे हैं, विश्लेषण खासकर सियासी ज़बरदस्त होता है और उनको सादर अभिनंदन। लक्ष्मण झा कह रहे हैं, आप ही के लिए कह रहे हैं रामदत्त जी, लगता है बड़ा कमाल हो गया, लगता है प्रोग्राम जो है सिर्फ आपके लिए लोग सुन रहे हैं, का आपका विश्लेषण उत्कृष्ट है। अफरोज़ अहमद नमस्कार कर रहे हैं। जगमोहन कह रहे हैं कि अब इन पाखंडियों की पोल जनता के सामने खुल चुकी है, इनका सफाया निश्चित है। और विश्वनाथ पाटिल कह रहे हैं कि किसान हराएंगे बीजेपी को। एक श्रोता की आवाज़ सुन लेता हूँ, नाम बता दें, कहाँ से बोल रहे हैं? सर, सुनीत कुमार, सीतापुर, उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव पड़रिया से बोल रहे हैं। और बहुत छोटी छोटी बातें कह रहे हैं आप। जी सर, नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी इलेक्शंस हुए हैं अन्य राज्यों में, उनमें बीजेपी ने जो कैंपेनिंग की है उसमें जैसे मान लिया रोजगार का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा कि हम रोजगार देंगे, जैसे बंगाल में कह रहे थे कि हम रोजगार देंगे। उत्तर प्रदेश में हालत खस्ता है, यहाँ भर्तियां नहीं हो रही हैं, अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं और पैसा भी खर्च रहे हैं, जब कोई रिक्रूटमेंट फॉर्म नहीं आता है तो वो वापस घर चले आते हैं, और यही एक वजह है। दूसरा, ओबीसी वोट है वो अब खिसकता नजर आ रहा है, क्योंकि ओबीसी इसलिए क्योंकि पहले बहुत उम्मीदें थी कि इनको शामिल किया जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं एक खास तबके को जगह दी जा रही है ब्यूरोक्रेसी या कहीं पर, मतलब ऐसे से जो पद हैं वहाँ ऐसे लोग बैठाए जा रहे हैं जो खास संबंधित हैं। जी, मतलब जैसे सबका साथ सबका विकास, ऐसे काम नहीं चल रहा है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। परमवीर रावत लिख रहे हैं कि मेरे साथ तकनीकी पक्ष संभाल रहे मिसबिहेव कर रहे हैं, मेरा कॉल काट दिया जा रहा है। भाई परमवीर जी, आप कॉल करें, और ऐसा नहीं होता है, ऐसा हम बीबीसी में नहीं करते हैं कि आपका कॉल आए और हम उसे काट दें। सबसे बड़ी बात यह कि कितनी देर तक आप होल्ड कर पाते हैं, और इस दौरान अगर फ़ोन कट गया तो कट गया,
उसमें मतलब हम क्या करेंगे। तो इसलिए नंबर आप लगाते रहें, और आपसे तो लगातार हमारी बातें होती रही, इसलिए आप अगर ये बात कह रहे हैं तो बात समझ में नहीं आई। लेकिन एक और श्रोता की आवाज़ सुन लेते हैं। नाम बताएं। मेरा नाम नूर इस्लाम है, मैं पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ सर। हाँ नूर इस्लाम जी, पूर्णिया बिहार से बोल रहे हैं, रखें अपनी राय। अपनी राय ये है कि सर बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है और बीजेपी जो कर रही है वो बहुत अच्छे काम कर रही है। जो लोकसभा में उसके अलग रोल है और विधानसभा में उसके अलग रोल है। लोकसभा में अभी भी मोदी जी को बहुत लोग चाहते हैं और उनको वोट भी देते हैं, और राज्यसभा में योगी जी बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो उनका कर्तव्य था बीजेपी का, जो मूल मंत्र था वो पूरा किया है यूपी में, और अभी भी योगी जी का फेवरेट चेहरा बीजेपी ही। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं दिलीप वर्मा बोल रहा हूँ, बलिया उत्तर प्रदेश से। जी हाँ सर, मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से केंद्र में मोदी जी ने अपनी सरकार चलाई, उसी प्रकार की सरकार जो यहाँ योगी जी भी चला रहे हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो है सर हावी हैं, जिसकी वजह से जो विधायक गण है, मंत्रीगण है, उनका काम नहीं हो रहा है, और उनकी वजह से कार्यकर्ता जो है नाराज हैं, क्योंकि उनका भी काम नहीं हो रहा है, उनकी भी उपेक्षा हो रही है। सर तो काम जो है कम हो रहा है, प्रचार जो है ज्यादा हो रहा है। काम कम हो रहा है और प्रचार ज्यादा हो रहा है। जी, बीजेपी जो है एक नया तरीका जो है चुनाव जीतने के लिए अपने मंथन में जो है व्यस्त है कि आखिर इस बार जो है कौन सा फार्मूला लगाया जाए जी, क्योंकि युवाओं को जो सपने दिखाए गए वो सपने जो है पूरे नहीं हो पाए सर। युवाओं को सपने दिखाए गए, पूरे नहीं हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। रामदत्त जी, मैं आपके पास आ गया। हमारे कुछ श्रोता कह रहे हैं, हाँ, ये जो कह रहे मोदी जी के और योगी जी के काम करने का तरीका लगभग एक ही है। दोनों प्रचार ज्यादा करते हैं, दोनों बहुत कुछ अफसरों के जरिए सरकार चलाते हैं, यानी इन्वॉल्वमेंट नहीं है विधायकों मंत्रियों का या सांसदों का। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है कि जो राज्य सरकार होती है उसका डायरेक्ट पब्लिक से सीधे संबंध होता है उसके कामकाज का, चाहे अस्पताल हो, चाहे पुलिस हो, चाहे नौकरी हो, तो वो ज्यादा लोगों को खलता है। और ब्यूरोक्रेसी क्या है कि देखिए, आज भी आजादी के बाद भी किसी ब्यूरोक्रेट से, चाहे छोटा एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे आईजी डीआईजी हो, मिलना आम आदमी के लिए मुश्किल होता है। तो वो रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ताओं के जरिए या विधायकों के जरिए ही वो रिलीफ चाहता है, चाहे वो बिजली का कनेक्शन लेना हो और चाहे वो राशन कार्ड बनवाना हो। दिक्कत यही हो रही है कि सरकार में विधायकों की नहीं सुनी जा रही है, ऐसा विधायकों को शिकायत है, और ऐसा ही मायावती के टाइम पे हुआ था। तो जब विधायकों की नहीं सुनी जाएगी तो जाहिर है कि रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता बहुत हतोत्साहित होंगे, और वो हतोत्साहित ही इस समय दिख रही है पार्टी के अंदर, जो घबराहट या नर्वसनेस के रूप में। एक बात आई थी रोजगार का, तो देखिए सरकारी से क्षेत्र में बहुत सारी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं, उनकी भर्ती नहीं हो रही है। एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम उससे बड़ी ये है कि जो सरकार की नीतियां थी, चाहे वो नोटबंदी हो और चाहे 1.25 साल से लॉकडाउन हो, उसकी वजह से तमाम जो स्वरोजगार में लोग लगे थे, छोटे छोटे, कोई कुछ भी कर रहा था, चाहे पटरी ठेला दुकान या कुछ भी कर रहा था, कुछ छोटा मोटा सामान बना रहा था, वो सब चौपट हो गया है। तो इस समय ये बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी, क्योंकि जो स्वरोजगार में लोग लगे थे वो, और खासकर कोरोना के समय में, रामदत्त जी, खासकर कोरोना के समय में तो मतलब ये कहूंगा कि कहीं भाई रोजगार रहा ही नहीं, जब देश पूरा बंद हो गया। जो लोगों की जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई, बैंक जमा करवा लिए। नहीं बैंक में जमा। अच्छा, हाँ, नोटबंदी में। हाँ, एक और श्रोता की जगह देता हूँ। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो जी सर, नमस्कार। नमस्कार, गौरव दीक्षित। डॉक्टर गौरव दीक्षित जी, आपका स्वागत है। लगता है पहली बार आपसे बात हो रही है। यस सर, मैं आपको पिछले 20 साल से सुन रहा हूँ, लेकिन फॉर्चुनेटली भाई 20 साल से आप सुन रहे हैं, तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि पहली बार आपसे बात हो रही है? फोन लगा है, मैं रियली फॉर्चुनेट फॉर टुडे। अरे क्या बात है, ये सौभाग्य हमारा है। नहीं सर, ये मेरा सौभाग्य है, आज मेरा फोन लग गया, आपसे बात हो रही है, ये आई रियली फील ग्रेटफुल। सर अपनी राय रखें। सर मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी एक विकल्प नहीं रहा है, लेकिन विकल्पहीनता में ये सरकार बन जाती है, क्योंकि ये जैसे पार्टी है, मुझे लग रहा है रीजनल पार्टी, समाजवादी पार्टी, में बसपा को भी रीजनल पार्टी ही मानता हूँ। हाँ। तो इनका जो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा लूज रहता है, इससे पब्लिक कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वोट बीजेपी को करना ज्यादा बेहतर मानती है, क्योंकि इनके शासनकाल में
पिछली अगर कहीं को एनालिसिस किया जाए तो समाजवादी पार्टी में लॉ एंड ऑर्डर बहुत फ्लॉप रहता है, या लेकिन बीएसपी का तो लॉ एंड ऑर्डर बड़ा जबरदस्त रहा है। जबरदस्त रहा है सर, लेकिन पिछला वाला उनका जो टेन्योर था उसका लास्ट 2 साल बहुत गंदा रहा था सर। हाँ। अंतिम 2 साल बहुत गंदे रहे थे, तो ऐसे में बीजेपी एक ऑप्शन बन जाता है। लोग ये समझते हैं कि चलो कम से कम हमें रोजगार नहीं या कुछ नहीं तो हम सुरक्षित हैं, हम सुबह से अगर बाहर जाते तो शाम को घर वापस आ जाते हैं अच्छे से। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि विकल्पहीनता की वजह से विकल्प दोनों बातें सर। एक बात ये विकल्पहीनता, दूसरी सर बात ये है कि इनका कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा ठीक रहता है, इस लिहाज से वो एक टाइट रहता है, डिसिप्लिन रहता है, एक पुलिस और ये सब मुस्तैद रहती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू। एक और श्रोता की आवाज सुनूंगा और उसके बाद मैं अपने रामदत्त जी के पास जाऊंगा। नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो सर, मैं हीरालाल तेलंगाना से आइए 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 जी, रखें अपनी राय। हेलो। 5 साल के कामों का लेखा देखा तो जनता करेगी। हाँ। योगी जी के काम से अगर खुश होगी तो जनता उन्हें जिताएगी। हाँ। मगर बीजेपी से एक बहुत बड़ी गलती हुई है जो उन्होंने कोरोना काल में चुनाव नहीं कराना था। हाँ। चुनाव जरूरी नहीं था, लोगों को जान बचाना जरूरी था। हाँ, वो गड़बड़ समय 5 साल हो गया तो क्या हुआ, चुनाव नहीं होना था। हाँ। इन लोगों की जान नहीं जाती थी अगर चुनाव नहीं होता था। हाँ। इसी गलती से शायद बीजेपी नर्वस हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी घटनाएं तो हुई है, ये सुनिश्चित घटना है जी। और अभी जो उत्तर प्रदेश का हालात है वह 2022 में चुनाव के समय क्या होता है ये तो 1 साल के बाद ही मालूम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तेलंगाना से फोन करने के लिए। रामदत्त जी, इनकी बात आपने नहीं, इनका ये ऑब्जर्वेशन सही है कि जो यूपी में पंचायत चुनाव हुए तो चुनाव से पहले वो पंचायतें भंग हो गई थी, वहाँ प्रशासक कामकाज देख रहे थे और बहुत लोगों की राय ये थी कि अगर कुछ महीने और प्रशासक कामकाज देखते और उस समय चुनाव टल जाते तो इतना ये जो गांव में कोरोना फैला है इतना नहीं फैलता, क्योंकि चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपने रिश्तेदारों के गांव को लोगों को बम्बई दिल्ली तमाम जगह से बुलाया और वो प्रसाद में कोरोना देके चले गए। और जाहिर है कि रूरल जो हेल्थ सिस्टम वो बहुत पुअर है, तो गाँव में बहुत मौतें हुई और उसी का परिणाम था कि आप देखिए इलाहाबाद संगवेरपुर में कितनी लाशें जो है वो गंगा किनारे दफना दी गई और गाजीपुर तक पूरे लाशें जो है वो दिखी। तो ये तो माना जा रहा है कि एक प्रशासनिक चूक है, लेकिन बीजेपी इस बात पे आमादा थी कि उनको चुनाव कराना है, क्योंकि वो चाहते थे कि लोकल बॉडीज में उनके लोग आ जाए। तो ये तो एक चूक है बहुत बड़ी। रामदत्त जी, इससे पहले जो श्रोता थे ना वो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। वो कह रहे थे कि भाई जब बीजेपी होती है ना तो प्रशासन है ना, पुलिस, कानून। उनको आप ये याद दिलाइए कि यूपी में 2017 में बीजेपी आई थी तो बहुत सालों बाद आई थी। उसके पहले 2012 में तो समाजवादी पार्टी जीती थी, 2007 में तो बहुजन समाज पार्टी जीती थी, उसके पहले भी समाजवादी पार्टी थी। और अगर बीजेपी की सरकार इतनी अच्छी होती तो बीजेपी हारती। कि हाँ, ये बात सही है कि 2014 के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो एक विकल्पहीनता की स्थिति दिखाई दे रही है। और अभी भी उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस पहले की तरह सड़क पे उतर के कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस बहुत कमजोर है राष्ट्रीय स्तर पर, तो इनकी बात ये सही है कि लोगों को विकल्पहीनता की स्थिति दिख रही है। अगर कोई स्पष्ट विकल्प होता तो शायद जनता भी और मुखर होती। मनोज कुमार मेहता कह रहे हैं कि रामदत्त त्रिपाठी सर की आवाज विचित्र है। शब्द देखिए क्या है, विचित्र है। आवाज सुनने को कान तरस गए थे। अरे राम राम। और इसके अलावा भी बहुत सारे श्रोता हैं और लास्ट में एक श्रोता और भी हैं जो कह रहे हैं कि भाई जाते जाते जब आप एक हैं सोहन लाल हैं, मैं मोहन लाल हूँ, ये सोहन लाल हैं, ये कह रहे हैं कि बीबीसी बचपन से सुन रहा हूँ और अच्छा लगता है, आज त्रिपाठी जी की आवाज़ सुनकर मैं धन्य हो गया। और एक निवेदन भी कर रहे हैं, एक श्रोता निवेदन कर रहे हैं कि एक बार वो रामदत्त त्रिपाठी लखनऊ से आप जरूर बोल दीजिएगा, लेकिन उसकी बारी बाद में आएगी। पहले एक श्रोता को जगह दे देते हैं, आज के विषय पे बात कर लेते हैं। नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो हेलो। हाँ, नाम बता दें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार।
सर बलरामपुर उत्तर प्रदेश से बिंदुलाल यादव बोल रहा हूँ। बलराम, उत्तर प्रदेश से आपका फोन लग गया, बहुत बढ़िया है। और आप इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। रखें अपनी राय। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी जब चुनाव आता है तब इतने बड़े फेरबदल जो है केवल वोट डाइवर्ट करने के लिए करती है। जैसा चुनाव के समय जो वादे किए जाते हैं, हाँ। चाहे वो रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो मतलब प्रशासन संबंधी हो, मैं तो बस यही कहूंगा, वादे हैं, वादों का क्या? वादे तो हर चुनाव से पहले होते हैं, लेकिन वादों पर तो कोई सरकार काम करती ही नहीं है। जी आप अपनी बात आगे जारी रखें। हाँ जी, तो सर यही कहना चाह रहा हूँ कि मतलब अन्य जो है पिछड़े वर्ग के नेताओं को फेस करके चुनाव इस प्रकार जो है बीजेपी जीतती है, फिर बाद में उनको दरकिनार कर दिया जाता है। हाँ जी, बहुत मुद्दे की बात कही। रामदत्त जी, हाँ रामदत्त जी, रामदत्त जी, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ आ गई आवाज। देखिए अब लोग क्या चाहते हैं, लोगों को ये लगता है, मैं गया था एक गांव तो लोगों ने कहा कि देखिए जब डीएम और सीएम हमारा होगा, हमारे कम्युनिटी का, तभी हमको फायदा मिलेगा स्कीमों का। तो लोग सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, है ना। और लोगों को ये लगता है कि विधायक भी हैं तो पावर में हिस्सेदारी नहीं है। अच्छा यही झगड़ा योगी जी से है। बाकी जो मंत्री लोग हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो या बाकी लोग, सब यही कह रहे हैं कि भाई हमको सत्ता में कोई हिस्सेदारी ही नहीं मिल रही। योगी जी अकेले चला रहे हैं और दिल्ली में मोदी जी अकेले चला रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात ये है कि जो ये किसानी समुदाय हैं, सब पिछड़े वर्ग आप जिनको, अच्छा एक श्रोता का कमेंट है कि किसान आंदोलन का क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? कि ये जो पिछड़ी जातियां हैं वो भी बेसिकली किसानी जातियां हैं, जिनको आप कहते हैं ना, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, लोध है, सब किसान है। तो किसानों को भी कोई फायदा बीजेपी नहीं दे पा रही। देखिए पिछले उसमें धान बहुत सस्ते में बिका था, लोगों को औने पौने दाम में। और लागत मूल्य बढ़ता जा रहा है, किसान आंदोलित है। और बीजेपी ने ये भी जरूरी नहीं समझा, मोदी जी ने या योगी जी ने, कि भाई उनसे कायदे से बैठ के बात करें। तो पिछड़े वर्गों में और किसानों में बहुत मायूसी है, युवकों में है ही है। और सबसे ज्यादा मायूस इस समय बीजेपी का वर्कर है भाई। उसको लगता है कि हम सत्ता में हैं लेकिन हमारी सुनी नहीं जा रही है। जी, एक और श्रोता, और यह संभावित रूप से हमारे शायद आखिरी श्रोता होंगे। नाम बताएं, कौन है आप, कहां से बोल रहे हैं? हेलो जी सर। अरे भैया बोल तो दो, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी सर, वही मैं कह रहा था जो है। अच्छा, आप दोबारा आ गए वापस? नहीं सर, कटी नहीं थी लाइन आप। अच्छा, कटी नहीं थी। हाँ, अपनी बात पूरी कर दें और फिर विदा लें आपसे। वही सर मैं कह रहा हूँ कि जो है ये पार्टी मतलब बीजेपी की तरफ से बीजेपी जो है पिछड़े वर्गों को मतलब दरकिनार कर देती है। जैसे कोई भी भर्ती हो, कोई भी भर्ती प्रक्रिया होती है, उसमें अभी आप सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी मिली होगी कि 69,000 टीचर भर्ती में कितनी अनियमितताएं हुई हैं। जी बिल्कुल बात, जी हाँ, ये सारी चीजें जो है ना खबरों में आती रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता की आवाज सुन लेते हैं। नाम बताएं, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। जी हाँ जी, मैं जम्मू कश्मीर से मोहम्मद रशीदुज्जमान बोल रहा हूँ। अरे आज शफी साहब नहीं है आज तो क्या बात है जी। हमारे नए श्रोता, नाम बताएं। नाम तो बता दिया आपने। मैं मोहनलाल जी, मैं बीबीसी लगभग 1985 से सुन रहा हूँ। नहीं, जम्मू कश्मीर से हमारे पास शफी साहब का रोज फोन आता है, मतलब हर प्रोग्राम में। आज आपका पहली बार आया है जी। रखें अपनी राय। जी, मेरा कहना है कि ये बीजेपी का जो ये है नर्वस इसलिए है कि उसका काम को छोड़ के बाकी इसमें ज्यादा ये रहता था। जब काम की तरफ ज्यादा ध्यान देता तो वो सामने रख पाता कि मैं ये काम किया हूँ, वो सामने शो कर सकता। मतलब काम नहीं कर पाए, इसलिए ज्यादा नर्वस है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय नहीं है। आखिरी टिप्पणी के लिए रामदत्त जी आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, मैं आपके जो पिछले श्रोता कह रहे थे बलरामपुर, बहुत संक्षेप है, मेरे पास 30 सेकंड है सिर्फ। हाँ, बीजेपी वही कर रही है कि अभी देखिए 2 दिन पहले उन्होंने अनुप्रिया पटेल जो पिछड़े वर्गों की नेता हैं और गोरखपुर से संजय निषाद को मिलने के लिए बुलाया था। तो बीजेपी फिर से वही कोशिश कर रही है
कि ऐसा गठबंधन बनाए कि जिसमें पिछड़े, अति दलित और सबका वोट मिल जाए उनको। मतलब नर्वस तो है, आ जाए जी, नर्वस है जी। तो मैं सारा मंथन चल रहा है, अभी मंथन का नतीजा क्या होगा अभी पता नहीं है। योगी जी वहीं रहेंगे या दिल्ली आएंगे, मंथन चल रहा है। चलिए रामदत्त जी, मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं और हमारे श्रोताओं की डिमांड पर एक बार जाते जाते बोल जाइए भाई। रामदत्त त्रिपाठी, BBC लखनऊ। बहुत बहुत शुक्रिया रामदत्त जी आपका, और इस कार्यक्रम में उन सभी लोगों का शुक्रिया जो कि शामिल हो पाए, उनसे माफ़ी जो हम शामिल नहीं कर पाए। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। मोहनलाल शर्मा को अनुमति दें। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी।